प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, सिद्धांत एवं सदस्यता संबंधी प्रावधानों का जिक्र करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में वर्णित उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के बारे में हमने पूर्व में संक्षिप्त अध्ययन किया था। आज पुनः बिंदुवार संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की चर्चा के साथ साथ चार्टर में सदस्यता संबंधी प्रावधानों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो आप सभी को पता है कि चार्टर के अध्याय 1 में अनुच्छेद 1 के अनुसार 4 उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला उद्देश्य है शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। इससे स्पष्ट होता है कि यूएनओ ने जो चार्टर का गठन किया था या इस संगठन का जो निर्माण किया, उसके पीछे सबसे प्राथमिक उद्देश्य जो इसका रहा है वो है वैश्विक शांति व सुरक्षा को बनाए रखना और उसको स्थापित करना और उसको परमानेंसी प्रदान करना। दूसरा जो उद्देश्य रहा है इसका वो है आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना, अर्थात जितने भी राष्ट्र हैं उनमें फ्रेंडली रिलेशन बने रहें, कटुतापूर्ण संबंध नहीं हो, शीत युद्ध नहीं हो और अपने स्वयं के संप्रभुता के सिद्धांत के आधार पर, आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर ये राष्ट्रों के मध्य अपनी वैदेशिक नीतियों का संचालन करें। तीसरा उद्देश्य था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवतावादी समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्योंकि सभी को मालूम है, संविधान निर्माताओं को, चार्टर निर्माताओं को, कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के हम वैश्विक शांति की स्थापना नहीं कर पाते थे। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व मानवतावादी जितनी भी समस्याएं हैं जो वैश्विक संकट के लिए कारण बन सकती थीं, उनके लिए सभी देश मिलकर एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे। और चौथा इसका जो उद्देश्य था वो था उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यूएनओ को एक सेंटर बनाना, एक केंद्र बनाना, अर्थात यूएनओ के माध्यम से इन समस्त प्रकार के सहयोग और उद्देश्यों का संचालन किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि यूएनओ के सिद्धांत क्या हैं, क्योंकि यूएनओ का जब चार्टर का निर्माण हुआ तो उसमें कुछ सिद्धांत स्थापित किए गए थे जिनके आधार पर इसको अपना कार्य का संचालन करना था, और ये कुल मिलाकर 7 सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों पर संयुक्त राष्ट्र के संघ के सदस्य उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु कार्य करते थे। वहीं चार्टर के अध्याय 1 में अनुच्छेद 2 के अनुसार 7 उद्देश्यों की चर्चा की गई है, जिसमें पहला उद्देश्य है सभी सदस्य देशों की समानता व प्रभुत्व संपन्नता का सिद्धांत, अर्थात यूएनओ ये मान के चलता है कि दुनिया में जितने भी देश हैं वो सभी समान हैं, किसी भी दृष्टिकोण से उनमें किसी प्रकार का असमानता नहीं है। क्षेत्र के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर विविधता हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में उनकी समानता की सिद्धांत के आधार पर सदस्यता स्वीकार की गई थी। दूसरा सिद्धांत है सदस्यों द्वारा सद्भाव में अपने कर्तव्यों को पूरा करना। तीसरा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। कोई भी संकट, कोई विवाद यदि राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न होता है तो उसका समाधान पैसिफिक सेटलमेंट के जरिए, अर्थात शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान करना है। चौथा था सदस्य राज्यों द्वारा एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत, अर्थात कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसको कहते हैं नॉन इंटरवेंशन ऑफ द मेंबर स्टेट्स इन अदर स्टेट्स, अर्थात कोई भी सदस्य देश दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि विवाद का या संकट का सबसे मूल कारण जो प्राय देखा गया है वो यही है कि एक देश जब दूसरे देश की सीमा में हस्तक्षेप करता है या क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है तो वो संकट का कारण बनता है। पांचवा जो उद्देश्य है, सिद्धांत है, वो है सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को सामूहिक कार्रवाई हेतु सहायता देने का सिद्धांत, अर्थात जब भी कोई यूएनओ कलेक्टिव एक्शन लेगा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जब भी कोई यूएनओ कार्रवाई करता है, सामूहिक कार्रवाई करता है, तो सभी सदस्य देशों का ये कर्तव्य है कि वो यूएनओ को तुरंत मदद करेंगे, क्योंकि यूएनओ कोई स्थायी आर्मी या मिलिट्री नहीं है, फोर्स नहीं है। अतः वो इन सदस्य राज्यों के परस्पर सहयोग के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सामूहिक कार्रवाई को अंजाम देता है। छठवां जो सिद्धांत है वो है गैर सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में
चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का सिद्धांत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप देखिए कि यूएनओ के चार्टर के जो सदस्य हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उन पर तो चार्टर के सिद्धांत या प्रावधान लागू होते ही हैं, लेकिन चार्टर में ये 6वां जो सिद्धांत दिया है, इसके अनुसार जो सदस्य नहीं भी हैं यूएनओ के, गैर सदस्य, उनसे भी अपेक्षा की गई है कि वो चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे। अर्थात यदि कोई गैर सदस्य भी कोई ऐसी गतिविधि करता है, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है या मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो भी संकट का कारण बन सकता है। इसलिए वैश्विक शांति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ज़रूरी है कि जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं, अर्थात जो देश यूएनओ के सदस्य नहीं हैं, वो भी चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। और 7वां उद्देश्य जो इसका सिद्धांत दिया है वो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के घरेलू क्षेत्राधिकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। अर्थात कोई भी देश के अलावा कोई यूएनओ खुद स्वयं भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि यूएनओ बार बार सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है शांति और सुरक्षा बनाए रखने के नाम पर, तो वो भी एक संकट को जन्म दे सकते हैं और यूएनओ को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यूएनओ से भी अपेक्षा की गई है कि वो भी सदस्य देशों के आंतरिक अर्थात घरेलू क्षेत्राधिकार के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो चार्टर में जो सिद्धांतों का 7 सिद्धांतों का विवरण दिया है, उसमें 2 सिद्धांत विशेष रूप से आपको ध्यान देने योग्य हैं। एक तो है नॉन इंटरवेंशन ऑफ द मेंबर स्टेट्स इन अदर स्टेट्स, अर्थात सदस्य देशों का दूसरे देशों में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। और वहीं ये 7वां जो बिंदु है उसमें ये लिखा है कि यूएनओ स्वयं भी सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात यदि सदस्य देश और यूएनओ स्वयं इन 7 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं तो कोई शक ही नहीं है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा को स्थायित्व प्रदान ना हो। और यही कारण है, आपने देखा है कि इतने वर्ष निकल जाने के बाद भी 1945 से लेकर आज 2020 है, हम तृतीय विश्व का हमें कहीं कोई संकेत नज़र नहीं आते, क्योंकि यूएनओ के सदस्य देश कहीं ना कहीं इसके सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार अनुसरण कर रहे हैं। अब हम यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो सदस्यता संबंधी प्रावधान है उसकी चर्चा करेंगे। आमतौर पर विद्यार्थियों को इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो कि यह प्रावधान जो मेंबर्स वाला जो प्रावधान है, मेंबरशिप वाला प्रावधान है, ये सामान्य परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 2 में 2 प्रकार की सदस्यता का विवरण दिया हुआ है। यहाँ विशेष देखने योग्य बात यह है कि मेंबरशिप 2 प्रकार की है यूएनओ में जो चार्टर में वर्णित है। एक है मौलिक सदस्यता और दूसरी है नवीन सदस्यता। नवीन सदस्यता का आशय है संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश, अर्थात यूएनओ के गठन के बाद जो भी देश आज़ाद हुए या जो जिन देशों ने यूएनओ की सदस्यता स्वीकार की चार्टर के अस्तित्व में आने के बाद, यूएनओ के अस्तित्व में आने के बाद, उसको कहा गया नवीन सदस्यता। और चार्टर के निर्माण के समय में जो प्रारंभ से जो सदस्य थे उनको कहा गया था मौलिक सदस्य। तो अब चार्टर में वो कौन से प्रावधान हैं जिनके आधार पर हम ये पहचान पाएंगे कि मौलिक सदस्य कौन है और नवीन सदस्यता किस प्रकार प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम मौलिक सदस्यता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मौलिक सदस्यता का के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार वे राष्ट्र जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया था तथा चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसका बाद में अनुसमर्थन कर दिया था। महत्वपूर्ण बात क्या है, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भाग लिया और उसके बाद जो चार्टर निर्माण हुआ था उस पर हस्ताक्षर करके और उसका अनुसमर्थन भी कर दिया था। इसके अलावा वे सदस्य देश भी मौलिक सदस्य माने गए या जाएंगे जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करके चार्टर के अनुच्छेद 110 के अनुसार उसका अनुसमर्थन कर दिया। तो आपने देखा कि मौलिक सदस्य वह देश माने गए जिन्होंने या तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेकर और उसके भाग लेते समय उसके बाद चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसका अनुसमर्थन कर दिया, या वे देश भी मौलिक सदस्य माने गए जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों ही प्रकार के देशों को अनुच्छेद 110 के अनुसार, चार्टर के अनुच्छेद 110 के अनुसार
अनुसमर्थन प्राप्त होने के बाद मौलिक सदस्यता की कैटेगरी में माना गया। तो ये तो थी अनुच्छेद 3 के अनुसार मौलिक सदस्य किसे कहते हैं और वो कौन से सदस्य माने गए, उन्होंने कब कब हस्ताक्षर किए, ये सारी बात आपको स्पष्ट हुई होगी। अब हम बात करते हैं नवीन सदस्यता की, अर्थात यूएनओ में के निर्माण के बाद जो देश स्वतंत्रता प्राप्त करते गए या जिन देशों ने यूएनओ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया या उन्होंने यूएनओ में प्रवेश किया, वो प्रावधान क्या हैं। तो वो प्रावधान दिए हैं चार्टर के अनुच्छेद 4 में। उसके अनुसार सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा अपने 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य को या देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना सकती है। यहाँ आपने देख लिया होगा कि यूएनओ की नवीन सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान है, वो अनुच्छेद 4 में दिया है चार्टर के में, जिसके अनुसार सुरक्षा परिषद की सिफारिश आवश्यक है और उस सिफारिश के बाद महासभा अपने 2/3 बहुमत से यदि उसका अनुसमर्थन करती है तो अमुक देश यूएनओ का सदस्य बन जाता है, उसको यूएनओ की मेंबरशिप मिल जाती है। अब चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि किसी भी देश को सदस्यता प्रदान करना एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसके लिए सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों की सहमति अनिवार्य होती है और 5 स्थायी देशों की सहमति के साथ सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मतों की सहमति होगी, तभी वो सिफारिश महासभा के पास जाएगी और उसके बाद महासभा अपने 2/3 बहुमत से किसी देश को यूएनओ की मेंबरशिप प्रदान कर सकती है। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यूएनओ की नवीन सदस्यता प्राप्त करने के लिए जहाँ सुरक्षा परिषद की सिफारिश भी की आवश्यकता है और उसके साथ साथ महासभा के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता है। लेकिन सुरक्षा परिषद की सिफारिश कैसी होनी चाहिए, जिसमें 9 सकारात्मक मतों, 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, उसमें से 9 सकारात्मक मतों और इन 9 सकारात्मक मतों में 5 स्थायी देशों की सहमति भी अनिवार्य होनी चाहिए, तभी वो देश यूएनओ का सदस्य बन सकता है। अब यूएनओ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का भी निर्धारण किया गया है, जो अनुच्छेद 4 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 4 के अनुसार किसी भी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने के लिए निम्न 5 शर्तों की आवश्यकता होती है। जैसे वो देश एक राज्य होना चाहिए, अर्थात एक राज्य की श्रेणी में होना चाहिए, जिसकी चर्चा मैं पूर्व की कक्षाओं में पहले किया है और आप जानते हो कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राज्य कौन सा होता है। राज्य वो होता है जिसका पास निश्चित भूमि हो, जिसकी निश्चित जनसंख्या हो, जिस पर एक स्थायी सरकार हो, जिसकी संप्रभुता हो, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। ये तमाम जो आवश्यकताएं होती हैं, अर्थात वो एक राज्य की श्रेणी में होना चाहिए, पहली आवश्यक शर्त ये है। अच्छा, वो राज्य भी कैसा होना चाहिए, शांति प्रेमी होना चाहिए, युद्ध जैसी फीलिंग उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वो राज्य ऐसा होना चाहिए कि वो चार्टर के उत्तरदायित्व को स्वीकार करें, क्योंकि चार्टर में जितने भी सिद्धांत, जितने उत्तरदायित्व, जो उसके उद्देश्य हैं, उसमें उनकी आस्था हो। साथ ही चार्टर के उत्तरदायित्व के पालन करने की इच्छा होना और उसे पूरा करने की क्षमता भी होनी चाहिए, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। इच्छा तो है, लेकिन उस राष्ट्र की इतनी क्षमता, कैपेसिटी नहीं है कि उद्देश्यों सिद्धांतों का वो पालन करे, तो वो यूएनओ के मेंबरशिप होने की क्वालिटी नहीं रखता है। तो न्यूनतम जो एलिजिबिलिटीज़ जो यूएनओ की मेंबरशिप के लिए है, वो शर्तें क्या हैं। एक तो वो राज्य होना चाहिए, राज्य भी कैसा होना चाहिए, शांति प्रेमी होना चाहिए। साथ में वो चार्टर के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए उस देश के द्वारा, उस राज्य के द्वारा, और स्वीकार करने की इच्छा के साथ साथ उसमें उनको पालन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये सारी चारों बातें होंगी, तभी वो यूएनओ की मेंबरशिप के लिए न्यूनतम या आवश्यक जो एलिजिबिलिटीज़ हैं, अर्हताएँ, वो उसके पास होंगी, तभी वो अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद फिर आपने देखा ही में अनुच्छेद 4 के अनुसार सुरक्षा परिषद की सिफारिश, जिसमें 5 स्थायी देशों की सहमति सहित 9 सकारात्मक मतों की सहमति, और उसके बाद फिर महासभा अपने 2/3 बहुमत से उस देश को यूएनओ का मेंबर बना सकती है। अब इसके साथ साथ हम ये भी अध्ययन करना चाहेंगे कि सदस्यों का निलंबन कैसे होता है, क्योंकि ये भी एक सदस्यता से जुड़ा एक प्रश्न है। तो चार्टर के अनुच्छेद 5 के अनुसार वह सदस्य देश जिसके विरुद्ध चार्टर के अध्याय 7 के तहत सुरक्षा परिषद सामूहिक कार्रवाई, कलेक्टिव एक्शन कर रही है, उसे निलंबित किया जा सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कौन सा देश यूएनओ की मेंबरशिप से सस्पेंड किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। वो देश जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न किया है और इस कारण सुरक्षा परिषद ने निर्णय लेने के बाद अनुच्छेद 5 के अनुसार उसके विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई, कलेक्टिव एक्शन प्रारंभ कर दिया है। ऐसे देश को यूएनओ निलंबित कर सकती है।
और वही बात जो मेंबरशिप के साथ होती है, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है, किसी सदस्य को निलंबन करना एक महत्वपूर्ण विषय है। अतः इस हेतु भी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों की सहमति सहित 9 सकारात्मक मतों की सिफारिश पर महासभा अपने 2/3 बहुमत से उस देश को निलंबित कर सकती है। परंतु यहाँ एक विशेष बात यह भी है जो चार्टर के 5 में दिया हुआ है कि सुरक्षा परिषद निलंबित राज्य के अधिकार व विशेषाधिकार पुनः स्थापित कर सकती है। इस प्रकार सदस्यों के निलंबन के लिए सुरक्षा परिषद तथा महासभा दोनों की सहमति और कार्रवाई आवश्यक है, जबकि निलंबित राज्य की पुनः स्थापना अर्थात उसे बहाल करने के लिए केवल सुरक्षा परिषद कर सकती है। तो ये 2 बातें हमने देखी कि किस प्रकार मेंबरशिप प्राप्त होती है और किस प्रकार राज्य को निलंबित किया जा सकता है। अब एक प्रश्न आता है कि राज्यों का निष्कासन, एक्सपल्सन, अर्थात राज्यों को, देशों को, सदस्य देशों को यूएनओ से कब निकाला जा सकता है, कब उनको बहिष्कृत किया जा सकता है यूएनओ की मेंबरशिप से, सदस्यता से। तो उसके लिए चार्टर में अनुच्छेद 6 में प्रावधान स्पष्ट दिए हैं। उसमें कहा गया है कि यदि कोई देश जानबूझकर, आदतन, लगातार चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में भी अनुच्छेद 5 के अनुसार बहुमत की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जानते हो जिस प्रकार सदस्यता एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी क्रम में किसी सदस्य का निलंबन करना भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उसी क्रम में किसी सदस्य को यूएनओ से निष्कासित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जब भी कोई निर्णय यूएनओ में लिया जाता है, सुरक्षा परिषद में लिया जाता है, तो उसके लिए सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है, और इन 9 सदस्यों में 5 स्थायी देशों की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। यदि 5 स्थायी देशों में से कौन कौन से स्थायी देश हैं आप जानते ही हो, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चीन, इन 5 स्थायी देशों में से यदि कोई एक स्थायी देश भी अपना नकारात्मक मत, जो वीटो कहते हैं, यदि वो देता है तो इस प्रकार का प्रस्ताव या सिफारिश पारित नहीं हो सकती है। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको कि यूएनओ की सदस्यता के लिए, यूएनओ के सस्पेंशन, सदस्यों के निलंबन के लिए और यूएनओ के सदस्यों के निष्कासन के लिए हमें किस प्रकार के सुरक्षा परिषद की सिफारिश, जिसमें कि 5 स्थायी देशों की सहमति सहित 9 सकारात्मक मतों की होनी चाहिए, और उसके बाद महासभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसे सदस्यों को निष्कासित कर सकती है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई सदस्य देश यूएनओ से विड्रॉल प्राप्त कर सकता है या यूएनओ से की सदस्यता का प्रत्याहरण कर सकता है। प्रत्याहरण अर्थात विड्रॉल का मतलब है कि कोई सदस्य यूएनओ की सदस्यता छोड़ दे। आप जानते हो विद्यार्थियों कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सदस्यों की प्रत्याहरण अर्थात वापसी का कोई प्रावधान स्पष्टतः वर्णित नहीं है। हालांकि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस विषय पर काफ़ी चर्चा हुई, बहुत बहस हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता के प्रत्याहरण का प्रश्न अभी तक केवल एक बार ही उठा है, जब जनवरी 1965 में इंडोनेशिया ने सदस्यता छोड़ने की घोषणा की थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मलेशिया को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था 2 वर्ष के लिए, और वहीं इंडोनेशिया मलेशिया के क्षेत्र पर अपना दावा करता था। परंतु 1966 में इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लिया, और इस प्रकार इंडोनेशिया की सदस्यता संबंधी कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निर्माताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा लीग ऑफ नेशंस की संरचनात्मक कमजोरी के अनुभव के आधार पर चार्टर में सदस्यों के प्रत्याहरण के प्रावधान को जानबूझकर समाहित नहीं किया, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस के असफल होने का एक कारण यह भी था कि उसमें राष्ट्र संघ की प्रसंविधा के अनुसार कोई भी सदस्य देश 2 वर्ष का पूर्व नोटिस देकर राष्ट्र संघ की सदस्यता से अपने आप को पृथक कर सकता था, या राष्ट्र संघ का कोई भी निर्णय लिया जा रहा हो उसमें यदि वो अपनी असहमति प्रकट करता है तो असहमति प्रकट करने का मतलब ही है कि उसने राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दी है, बशर्ते वो राष्ट्र संघ के पूर्व जो भी दायित्व उसके पेंडिंग चल रहे हैं उनकी पूर्ति कर दे। तो ये जो प्रश्न राष्ट्र संघ में ये प्रावधान दिया हुआ था, उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ देश राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ते गए और वो उसका संगठन कमज़ोर होता गया, और उसी का परिणाम था कि राष्ट्र संघ उत्तरोत्तर कमज़ोर होता गया।
इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माता संघ की इस तरह की दुर्गति नहीं चाहते थे और सांगठनिक रूप से इसको मजबूत बनाए रखने के लिए तथा आपसी सद्भाव व विश्वास को दृढ़ बनाए रखने के लिए इस संबंध में मौनी रखा। आशा है कि आज के लेक्चर से आपको यूएनओ के उद्देश्य, सिद्धांत व सदस्यता संबंधी विभिन्न प्रावधान स्पष्ट हुए होंगे। अगले लेक्चर में हम यूएनओ के विभिन्न अंगों के कार्य व शक्तियाँ व उनकी भूमिका की विशद चर्चा करेंगे। धन्यवाद।